हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंगली आप मेरा विश ले लें, एक्सेप्ट कर लें। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। आज हम लोग जो है क्लास 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस क्लास 11th की, है ना। पहली चैप्टर है सेट्स, उसका लेक्चर 1, मतलब क्लास 11th की वीडियो का भी इंतजार खत्म हुआ। आपके सामने अब जो है आपके स्क्रीन पे 11th क्लास की भी लेक्चर मिलेंगी, क्योंकि मैं 9th क्लास 10th क्लास के लिए डाल रहा था, कुछ अलग टॉपिक से हट करके भी वीडियोस बना रहा था, है ना। कुछ यूनिक टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियोस बना रहा था। तो धीरे धीरे करके ही, अरे भाई इंसान एक है, बच्चे की जान लें क्या है, इंसान एक ही है तो काम भी तो बहुत है ना करने के लिए। मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं 11th क्लास के लिए भी लेक्चर सीरीज लेकर के आऊँगा। अब 12th क्लास के लिए भी बाकी है एंड 10th क्लास के लिए भी मैथमेटिक्स की लेक्चर बाकी है, जो सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड वगैरह, हरियाणा बोर्ड, ये सब राजस्थान बोर्ड जो भी हैं, ये स्टेट बोर्ड के नाम से, ये सीबीएसई बोर्ड, इन लोगों के लिए भी लेकर के आऊँगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर सेट, इसके बारे में। आज की ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मेरी एक आदत है कि मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर पहले अपलोड करता हूँ, एक थोड़ी देर की 15-20 मिनट, 25 मिनट, 15-10 मिनट की ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ी सी लेक्चर धीरे धीरे करके उसमें टॉपिक बढ़ाते जाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सेट के डेफिनेशन में कि सेट है क्या। समझो बेटा, जिसका सेट गायब वो मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट सब खत्म कहानी। सेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये चाहे गेट का एग्जाम दे, आप बीटेक करें, गेट का एग्जाम दे, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस का एग्जाम दे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाएंगे, आपको सेट का क्वेश्चन जो है लगभग मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं तो सेट उसमें मिक्स्ड किया हुआ रहेगा। इसलिए इसको मजबूती के साथ पढ़िएगा। अगर ये आपने मजबूत कर लिया सेट और उधर कैलकुलस का फंक्शन अगर आपने मजबूत कर लिया, तो फिर समझ लो कि मैथमेटिक्स का आपने जो है 3 पिलर अकेले मजबूत कर लिया। बोलोगे 3 पिलर? अरे सेट जो है ना वो अलजेब्रा में आता है और फंक्शन जो है ना कैलकुलस में आता है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों मिलकर के 3 पिलर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा का यूज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा की यूज करके वेक्टर अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा का यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी, अलजेब्रा का ये सब चीजें जो है एक दूसरे से ही इंटरलिंक्ड है। इसलिए सेट रिलेशन अगर आपका खराब हो जाए, थोड़ा मान लेता हूं कि रिलेशन मतलब सर 100% अगर आपने रिलेशन पढ़ा उसमें 30% 40% हमने पकड़ बनाई है तो काम चल जाएगा। मैं बच्चे से बोलता हूं चलो खींच तान लो, लेकिन फंक्शन जो है रिलेशन से तो संबंधित है, रिलेटिव है, लेकिन उससे ज्यादा, रिलेशन से ज्यादा जरूरी फंक्शन है। आगे बात समझ में? इसलिए सेट और फंक्शन ये दो टॉपिक जो है एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस कीजिए। किताब के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो चाहे आप आरएस अग्रवाल बनाए या आरडी शर्मा बनाए या फिर अरिहंत सीरीज बनाए या फिर टीएमएस सीरीज बनाए या फिर पेयरसन बनाए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल शीट, क्वेश्चन शीट, लास्ट में हार करके सभी बच्चे बोलेगा सर सब बनाए। जो आपके पास सोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, पीडीएफ हो या किताब हो, आप लगाएं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप आरडी शर्मा बनाएंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे और अगर आप अरिहंत बनाएंगे तो उतना कामयाब नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बेसिक बुक के बारे में बात करूं जिससे कि कुछ आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आप जो है ना आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा को आप एकदम बिल्कुल साथ में, तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि नाश्ते की तरह, खाना में मतलब जैसे खाना खाने बैठते हैं उस तरीके से लेकर के इनको हमेशा ही लेकर के चलना है, ताकि आपकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल एनालिटिकल अप्रोच लगाना आपको आ जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए पियर्सन, टीएमएच, अरिहंत वगैरह की बुक यूज करें या किसी कोचिंग वगैरह की मॉड्यूल भी आप चाहें तो यूज कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं। किसी भी कोचिंग का, मैं स्पेसिफिक कोचिंग नहीं बता रहा हूं, किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप यूज करें। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है ना, इसलिए मैं इतना बकवास कर रहा हूँ, शायद आपको बकवास लग रही होगी, बट यह हमारा ज्यादा जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज यूज करें। रही बात एनसीईआरटी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी छोड़ो मत, और मैथमेटिक्स के लिए ठीक है लगा सकते हो, मतलब एनसीईआरटी को मैं मान्यता देता हूं, है ना, लेकिन मैं एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ उसके मान्यता देता हूं तो सॉल्व एग्जांपल्स की एंड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं बस उनकी।
एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ये मेरा मानना है। बाकी पता नहीं अच्छे अच्छे गणितज्ञ, अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स फैकल्टी लोग का क्या कहना है, ये मैं नहीं जानता। एनसीईआरटी में ही कहो तो मैथमेटिक्स के लिए कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एनसीईआरटी में अगर कुछ है बनाने के लायक तो सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस एग्जाम्पल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे बात समझ में? हाँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करें और फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल करें, एक्सरसाइज कर ले अपने, बस ऐसे कहता है ना, खेलने गए, मैच खेलने गए, 4 बॉल भाई फेंक दे जरा मार दूं मैं, तो बस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसी तरह समझो, एक्सरसाइज। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कॉन्सेप्ट देगा, इसलिए एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाए, बनाना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी आपको कहीं दिक्कत आती है, आई एम जिंदाबाद, हरी बात समझ। तो चलो सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद से आज वीडियो मैं यहीं तक रहने दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं सेट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगा, है ना। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस दिल थाम करके, दिमाग खोल करके और मन लगा करके पढ़ते रहें, ठीक है। सेट के बारे में देखिए, सीधी बात मैं लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। बस काम खत्म। यहां जो ये वेल डिफाइंड वर्ड आ रहा है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वेल डिफाइंड यानी किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अगर हम कलेक्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे मान लो, मैं सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो तुम्हारे मौसी या फुआ के अगर लड़की का या लड़का का अगर शादी हो रही है, शादी होने वाली है, तुम्हारे यहाँ जो अंगिया आया, अंगिया समझते हैं, इन्विटेशन कार्ड इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, आमंत्रण पत्र हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है, और उर्दू में ऐसा न्योता भी कह देते हैं। तो अगर आपके यहाँ आया तो घर से जो है, बिहार यूपी के लोग ज्यादातर समझ सकते हैं, इसमें कहते हैं माझा करे के बहू, माझा करे के बा, माझा करे के बा का मतलब समझ में आता है? उसमें होता है क्या है ना कि अगर लड़की की शादी है तो उसके लिए हम लोग सामान का जोड़ा बना करके, मतलब सामान वगैरह जो है खरीद करके और एक डब्बे में पैक करके और उसे लेकर के जाते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न टाइम में शहरों में इसे कहते हैं दिस इज गिफ्ट फॉर यू। ओ हमारे कुछ ना, लो हो है तार गिफ्ट हटे, है ना, ले लो। अब बात वही है। तो जब देखिए आप मार्केटिंग आपकी मम्मी कैसे करेंगी, मैं अक्सर गांव देहात, अर्बन रूरल क्षेत्रों से बात कर रहा हूं, मैं रूरल एरिया से। यहाँ मान लो कि लड़की की अगर शादी है तो मैंने उसके साड़ी वगैरह के लिए, साड़ी वगैरह ये सब खरीद लिया, एक डब्बे में पैक कर लिया। फिर उसके श्रृंगार वगैरह के लिए कोई सामान खरीद लिया, वो एक डब्बे में पैक कर लिया। फिर जूते चप्पल वगैरह जो भी मतलब पहनने के लिए उसे चाहिए, वो मैंने यहाँ रख लिया। तो ऐसे करके उनके जो है अपने गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ये सब आपने खरीद करके रख लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे तो बोलोगे ऐसे, ये लो ये साड़ी है, ये लो ये ज्वेलरी वाली है, ऐसे नहीं। आप इसे क्या करते हैं, एक बड़े से बक्से में पैक कर देते हैं, करते हैं ना, बड़े से बक्से में पैक। और तब इस बड़े से बक्से को कहते हैं, गाँव में बोलते हैं, है ना, कि फलाना की लड़की की शादी थी तो मैंने एक सेट सामान दिया। हम एक सेट सामान देनी है, उनका लड़किया के शादी रहा ना, तो हम एक सेट सामान देनी है। तो एक सेट सामान का मतलब उसमें बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है। आगे बात समझ में? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसे वन सेट कहेंगे, इस बक्से को वन सेट कहते हैं। क्या इसके अंदर एक है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो ले रहे हैं आप, इसको इस सेट का एलिमेंट कहेंगे। अगर ये सब चीजें हटा दी जाए, खाली बक्सा दोगे तो बहुत ठुकाई होगी, हैं कि मजाक क्यों की हो। अरे बात समझ में? तो ये सब इस बक्से का एलिमेंट कहलाता है, मेंबर कहलाता है, सदस्य कहलाता है, यानी इन्हीं को लेकर के ये बक्सा बना है। अरे बात समझ में? या एक दूसरा एग्जांपल ले लें आप, दूसरी एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। मान लीजिए कि ABCDEF, ये ध्यान दीजिएगा, 6 आदमी यानी हस्बैंड वाइफ, है ना, 2 बेटा 2 बेटी एक घर में रहते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक पूरा का पूरा परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है, कहता है ना, फैमिली कहते हैं। तो ये फैमिली जो है क्या है, एक सेट है जो वेल डिफाइंड है कि ये फलाने का घर है और इनकी बीबी यही है, इनके यही दोनों बच्चे हैं। अरे ये थोड़ी है कि बगल वाले के पड़ोसन की बेटा को या बेटी को पकड़ कर ये मेरा ही बेटा बेटी है, तो फिर मजाक की बातें हो गई यार, और ये गाली वाली ही बातें हो गई। यार ये बात समझ में? तो ये वेल डिफाइंड है कि ये इन्हीं का बेटा है या इन्हीं की बेटी है। अरे बात समझ में? तो ये वेल डिफाइंड है।
तो इनका कलेक्शन यानी जो पूरा परिवार है इसी को क्या बोलेंगे, सेट बोलते हैं। ये पूरे परिवार का नाम क्या है, सेट। और ये सब इस परिवार में रहने वाले हैं, तो ये सब इस परिवार के सदस्य कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आया? ये भी अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और ऊंचा एग्जाम्पल लेते हैं। और अब हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाते हैं ना, ये चीज ये क्या है आप बताइए, तो 2। आपके पापा से पूछूंगा कि ये क्या है तो वो भी बोलेंगे 2। आपके दादा से पूछूंगा ये क्या है तो वो भी बोलेंगे 2। आपके लकड़ दादा परदादा से पूछू ये 2, सरदादा से पूछू ये क्या है 2, लकड़ दादा से पूछू ये क्या है 2। मतलब चाहे किसी से भी पूछ लूं ये 2 है, सभी 2 ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई आके इसे 4 कह देगा। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये क्या है 1। तो ये सब जो नंबर्स आप ले रहे हैं, ये जो नंबर्स है, आप बोलिएगा सर डिजिट है। अबे घोंचू, यही डिजिट जो है 2 या 2 से अधिक डिजिट मिलकर के नंबर बनाते हैं, और ये सिंगल डिजिट सिंगल नंबर ही होता है। हरी बात समझ में? तो ये सब नंबर्स मिलकर के एक सेट में अगर हम बना देते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है ये। अरे बात समझ में? तो यही सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अरे बात समझ में? अब मैं बोलूंगा कि दुनिया के या इंडिया के सारे अच्छे क्रिकेटर का सेट बनाइए, तो ये सेट नहीं है, सेट नहीं है। अब मैं ना होने वाला एग्जांपल बता रहा हूं, सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्यों सेट नहीं है? क्योंकि अगर हमारे लिए MS धोनी मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो क्या ये सबके लिए अच्छा है? नहीं। अगर विराट कोहली की मैं बात करूं, अगर मेरे लिए अच्छा है, क्या सबके लिए अच्छा है? नहीं। अगर मैं गांगुली की बात करूं, ये मेरे लिए अगर अच्छा है तो क्या सबके लिए अच्छा है? जरूरी तो नहीं है। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ जी? नहीं। धोनी अगर 50 मैच खेलेगा, उसमें अगर 30 मैच बहुत अच्छी पारी खेली, 20 मैच खराब खेल दिया, कहां वेल डिफाइंड हुआ? अच्छा बैट्समैन है। अरे बात समझ में? तो सारे अच्छे प्लेयर का सेट ये एक सेट नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि अच्छे राइटर का नाम लिखिए, अच्छे ऑथर का, अच्छे राइटर का, तो कोई कहता है सर RS अग्रवाल, कोई कहता है सर RD शर्मा, कोई कहता है सर NCERT। एक बात बताओ, जिसको NCERT पसंद होती है किसी को और किसी एक स्टूडेंट को, तुम्हारी क्लास में NCERT पसंद नहीं है, तुम्हारी क्लास में किसी को RS अग्रवाल पसंद है तो किसी को RD शर्मा पसंद है। कहां ये वेल डिफाइंड है? किसी के लिए कोई कहता है यार RD शर्मा यार बकवास है यार, कोई कहता है यार RS अग्रवाल यार बकवास है यार, कोई कहता है नहीं यार ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी है, NCERT से तो बहुत अच्छी है, कोई कहता है नहीं यार NCERT पहले लगाओ बहुत अच्छी है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब जरा सा एक चीज और ध्यान में दे दीजिए कि सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। वेज ऑफ राइटिंग अ सेट, वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने का 2 तरीका है। एक तरीका को कहते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म, या इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहेंगे बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म, या इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, या इसे हम लोग रूल मेथड भी कहते हैं, रूल मेथड। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान में रखिएगा, टेबुलर फॉर्म का है या रोस्टर फॉर्म का है, बात एक ही है। इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड कहते हैं। अरे बात समझ में? टेबुलर फॉर्म में होता क्या है, यहां मैं दिखा दे रहा हूं आपको, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म किसे कहेंगे और रूल मेथड किसे कहेंगे। बाकी इन दोनों का डेफिनेशन आप चाहे तो किसी भी किताब से छाप सकते हैं। अरे बात समझिए, नेट पे भी सर्च करके छापने के लिए तो बहुत, यहां मैं लगूं छापने तो, और यहां पे मैं PPT या स्लाइड से तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि है और आप नोट कर लिए। थोड़ी दिक्कत है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल और एक माइक और एक ट्राइपॉड लेकर के ही काम चल रहा है। ठीक है। तो थोड़ी सी आप भी जहमत कर लें, है ना। इसका डेफिनेशन अगर सजा करके लिखना है तो आप, बाकी तो मोस्टली मैं लिखते ही जाता हूं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, टेबुलर फॉर्म में क्या है। टेबुलर फॉर्म में होता है कि अगर मैं सेट को लिखूं V = AEIOU, ध्यान दीजिएगा AEIOU, ये AEIOU क्या है? तो आप बोलिएगा सर ये तो वॉवेल है। देखिए आप भी वही बोलिएगा और दुनिया के सारे आदमी वही बोलेगा, वॉवेल में बोलूंगा, सेट ऑफ वॉवेल, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो चाइना का हो। तो ये वेल डिफाइंड है ना, तो हाँ, तो ये सेट कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स।
आगे बात समझ में। अब अगर इसी चीज को इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके नीचे आपको लिखना है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। ऐसे लिखेगा, एक्स लिख करके और ऐसे दो डैश कर रहा हूं, दो डॉट बनाने हैं, इन्हें हम लोग सच दैट कहते हैं। या हम लोग ऐसे लिख करके एक बड़ा सा वर्टिकल जो है बार लगा देते हैं, तब भी ये सच दैट ही बताता है, ये सच दैट का सिंबल है। यानी ये जो है ये क्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ v। x जो है सेट v का एलिमेंट है, सच दैट x इज अ वॉवेल। x क्या है? वॉवेल। अब बताइए इसमें कहीं ए ई आई ओ यू है क्या? कोई बच्चा बोलोगे सर है नहीं, आई है, ए है, ए। अबे घोंचू बकलोले है के? तुम एक बात बताओ, ऐसे नहीं ना है, ये तो एक वर्ड लिखा गया है ना जी। यानी इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि नहीं ये चीज, कि ये क्या है? वॉवेल का सेट है, तो मैंने उसी चीज को यहां लिख दिया है, x इज अ वॉवेल। अरे बात समझ में। तो कभी भी सेट को अगर आपको लिखना है ना, तो सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। अब ये मतलब समझ लीजिए, सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। आप छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर या बिग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? CURLY, कर्ली ब्रैकेट, या इसे मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है ना? मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट का है या मिडिल ब्रैकेट का है या ब्रेसेस का है, बात एक ही है। तो सेट को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर सजाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये इस तरीके से लिखने का तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह से जो भी लिखा हुआ इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इसकी बताई जा रही है। अरे बात समझ। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको ज्यादा क्लियर, ये आप नोट कर चुके होंगे आई होप। एक एग्जांपल और बता रहा हूं जिससे आप जो है ना समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे दिल का दर्द क्या है। अगर मैंने सेट ए लिया इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो ये जो लिखा हुआ है ऐसे कोमा 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 करके लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म। आ गई बात समझ में? या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? लेकिन इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहां ऐसे लिखेंगे ए और ऐसे सच दैट बना करके। अब इसके बारे में आप खुद सोचिए कि ये किस एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसको कौन सा एक रूल, एक नियम के तहत लिखूं, एक प्रॉपर्टी के तहत लिखूं, जिससे ये तो ना लिखूं लेकिन ये जो लिखूं इसका मतलब यही निकले। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है सेट ए का एक एलिमेंट है, सच दैट इस तरह से है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर देखिए 1 से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते जाएगा। लेकिन यहां कहां तक है? ये 5 तक है। तो क्या लिख देंगे? लेस देन 5, सॉरी लेस देन 6, 6 से छोटी नेचुरल नंबर। कोई आदमी कहता है कि सर अगर मैं इसको लिख दूं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो सही है, गलत है? तो गलत है। लेस देन 5 मतलब 4 पे जाके रुकेगी। यहां कहां तक है? 5 तक। तो क्या लिखेगा? लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटी। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं यहां मैं लिख दे रहा हूं, रीड एज कैसे पढ़ेंगे? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या लिखा? सच दैट और उसके बाद से ये पढ़ लीजिए आप। अरे ये बात समझ में? तो ये सेट को लिखने का तरीका है, ठीक। अब एक दो पॉइंट रिमार्क के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे स्टार पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। सेट में एलिमेंट को कितना बार भी रिपीट करके लिखेंगे, काउंट एक ही बार होगा। यानी यहां ये कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 5 है। अगर मैं लिख दूं सेट ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 2, इसमें कितने एलिमेंट है? तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, गलत है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट है। यानी एक बात पता चला कि इसमें सेट में एलिमेंट चाहे कितना भी रिपीट कर ले, काउंट एक ही बार होगा। दूसरा पॉइंट है कि सेट में हर 2 एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा के अलग करेंगे। अगर कॉमा नहीं लगा रहेगा तो वो अलग अलग नहीं माना जाएगा। और तीसरी एंड लास्ट पॉइंट कि सेट में अगर हम इस एलिमेंट का ऑर्डर उलट पलट करके लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही कहलाएगा जितना रहेगा। जैसे देखिए, जैसे मैं देखूं, अगर मैंने कहीं लिख दिया सेट ए इज इक्वल टू 9 म क, किसी ने लिख दिया
क म न, किसी ने लिख दिया म न क, किसी ने लिख दिया म क न, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है क्योंकि इनके ऑर्डर ही सिर्फ बदल रहे हैं और सेट में ऑर्डर बदलने पे सेट नहीं बदल जाता है। ठीक, दूसरी बात एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोलूंगा इसमें कितने एलिमेंट है तो बच्चा कहेगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन ऑफ बी 10 है। गलत है ये कहना। इसमें कितने एलिमेंट है जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 और ये 3 है, 3। समझ में आ रही है बात? ये 3 और 4 नहीं है, ये क्या है 34 है। क्यों 34 है? क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमा नहीं है, कॉमा नहीं है तो 34 है। यहां कॉमा है नहीं है तो ये अलग अलग नहीं है, भले इनके बीच में गैपिंग है, अलग अलग नहीं है। ये एक ही नंबर है और वो है 567। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है। आगे बात समझ में? एंड लास्ट पॉइंट क्या था जो सबसे पहले बताया था कि अगर सेट में अगर हमारा एलिमेंट जो है कितना बार भी रिपीट करे, काउंट एक ही बार होगा। यानी इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, अब क्या है 4 लिख दिया। ये 4 नहीं है बेटा, 44 है। अब ध्यान देना 3 1, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो सेट में एलिमेंट एक बार आए या एक से अधिक बार आए, काउंट एक ही बार होगा। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ में? हर दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा के अलग करेंगे। सेट तो यहां तक ये कहता है, बोलता है कि अगर आपने यहां पे 1 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है तो ये 1 और 2 चाहे गैपिंग कितनी भी बढ़ जाए, जानम देख लो मिट गई दूरियां, ये चाहे जितना भी हो जाए, गैपिंग कितनी भी बड़ी हो जाए, बीच में अगर कॉमा नहीं लगा है तो ये 1 और 2 नहीं काउंट किए जाएंगे, ये 12 काउंट किए जाएंगे। और नंबर्स चाहे कितने भी नजदीक सटे हुए लिखे रहे, ये 34 काउंट नहीं होगा अगर बीच में कॉमा लग गया तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ। तब तक और इस वीडियो को आप जितने अपने दोस्तों साथियों में जहां तक है ना, इसको शेयर करें, रायता फैलाएं इस वीडियो के लिए। मतलब रायता फैलाने का मतलब अच्छा रहता है, जो स्वाद हो। ठीक है, ताकि बच्चे जिन्हें नहीं मालूम है वो इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो। जबरदस्ती नहीं, नॉट प्लीज, बट अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, प्लीज नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।